नमस्कार, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। एडीयू के तहत जो दूसरा वीडियो हमारा है ये आजीविका मिशन का। आजीविका मिशन का दूसरा वीडियो में अपन देखेंगे आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताएं कौन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा आजीविका मिशन है उस आजीविका मिशन का जन्म कैसे हुआ, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से कैसे आजीविका मिशन को हमने किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में अपन देखते हैं कि जो आजीविका मिशन है उसकी कौन कौन सी विशेषता है। उनमें पहला है सामाजिक एकजुटता, यानी आजीविका मिशन की पहली विशेषता क्या है? सामाजिक एकजुटता। इसका मतलब क्या होता है कि जो सामाजिक एकजुटता का मतलब है कि मिलजुल कर काम करना, यानी यहाँ पर संगठन बनाना, समूह बनाना और समूहों के साथ भी समूहों का भी समूह बनाना और मिलकर काम करना। असल में जो आजीविका मिशन संचालित किया जाता है उसमें कई स्तर के समूह होते हैं। कई स्तर के समूह का मतलब होता है कि एक गांव के स्तर के समूह होंगे, गांव के स्तर के बाद ग्राम जो है 10 लोगों का समूह होगा, समूह में फिर ग्राम स्तर का समूह होता है, ग्राम स्तर के बाद फिर संकुल स्तर का समूह होता है, संकुल स्तर के बाद ब्लॉक और फिर जो है जिला लेवल के समूह भी होते हैं। तो इसमें सहभागी एकजुटता के माध्यम से ज्यादा समूहों का संचालन किया जाता है। इसमें क्या बताता है कि सहभागी पद्धति को बढ़ावा, परिवार में कम से कम एक सदस्य को विशेषकर महिला को स्व सहायता समूह में शामिल करना है। सहभागी पद्धति में यही इनका काम है सामाजिक एकजुटता के लिए कि कम से कम हर समाज में ये जरूरी होगा कि कम से कम एक गांव में जो परिवार, एक परिवार की अगर महिला है तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनका संगठन बनाने का कार्य किया जाएगा। बीपीएल में भी सबसे गरीब और कमजोर वर्ग की पहचान करना है। जो बीपीएल वर्ग के लोग होते हैं उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तो होते ही हैं, लेकिन बीपीएल में भी उन वर्गों की पहचान हमें करनी होगी जो वर्ग गरीबों में भी ज्यादा गरीब है, उनको इनमें ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी, उनकी सहायता करनी होगी। तीसरा, किसान संगठन आपका उत्पादक सहकारी संस्थाओं से जोड़ना, यानी इनको क्या करना है, सामाजिक एकजुटता के तहत जो किसान संगठन है यानी जो उत्पादन का कार्य करते हैं वो, और उत्पादित जो सहकारी संगठन यानी जो सहकारिता के माध्यम से, जैसे जो चावल के जो उत्पादक होते हैं, धान के जो उत्पादक होते हैं, गन्ना के जो उत्पादक होते हैं, उनको भी इन पद्धति में क्या करना है, उनको जोड़ना है। सब्जी उत्पादक या दुग्ध उत्पादन का जो तरीका होता है सहकारी उत्पादन के माध्यम से होता है, उनको भी इन पद्धति से क्या करना है, जोड़ना है। फिर बीपीएल परिवारों का सामाजिक समावेशन एवं एकजुटता, जो बीपीएल परिवार हैं उनको सामाजिक रूप से एकजुटता स्थापित करना है, उनका समावेशन करना है, उनको समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है। एसटी एससी, भूमिहीन, अक्षम, प्रवासी मजदूर, विकलांग, मानव तस्करी से पीड़ित, बंधुआ मजदूर, अलग थड़े पड़े समुदाय की प्राथमिकता, संवेदनशील वर्गों, समाज में ऐसे वर्गों को प्राथमिकता देनी है जो कैसे होनी चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हो, जो वैसे भी क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। भूमिहीन है वो भी जो है उनको आय का कोई जरिया नहीं होता है, वो भी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अक्षम यानी शारीरिक रूप से विकलांग हो, कार्य करने में जो वो ना हो, मतलब योग्य ना हो। प्रवासी मजदूर जो बार बार क्या करते हो, प्रवासी रूप से बाहर जाते हो और प्रवासी रूप से यहाँ पर काम कर रहे हो। विकलांग हो, मानव तस्करी से कोई पीड़ित वर्ग हो, फिर जो बंधुआ मजदूर वगैरह हो जिनका शोषण किया जा चुका हो, अलग थड़े पड़े समुदाय हो या संवेदनशील समुदाय हो, उन समुदायों को सामाजिक रूप से क्या करना है, इनकी एकजुटता बनानी है, उनका संगठन बनाना है और उनका संगठन बनाने के बाद फिर विकास कार्यों को क्या करना है, आगे गति देना है। ये चूंकि जो है समाज के जो अलग थलग पड़े हुए वर्ग हैं वो अपने आय की वृद्धि के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए निष्क्रिय रूप से, उनमें सक्रियता नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। अब जब ये जो समूह है, जो निष्क्रिय समूह है, जो अलग थलग पलग समूह है, अगर ये अपना योगदान देंगे तो राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान देंगे और साथ साथ वो क्या होगा, देश के आर्थिक विकास के साथ साथ वो क्या होगा, अपना जो आर्थिक विकास है वो भी कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक एकजुटता को बनाना है, यानी गरीबों को जो संगठित वर्ग, उनको संगठित करने का प्रयास किया जाएगा और संगठन के स्थापित करने के बाद उनमें उनको जो है रोजगार की तरफ या फिर जो है देश के आर्थिक विकास पर या उनके आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ये सारा सबसे प्रमुख विशेषता ये। दूसरा प्रमुख विशेषता है संस्था निर्माण। संस्था निर्माण का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वो ग्रुप में काम करता है। जैसे हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं या जो वो वीसी खेला करती हैं, तो वीसी भी जो खेलती है वो कैसा होता है, एक प्रकार का संगठन होता है और संगठन में वो छोटा सा लेन देन का प्रोग्राम करती है, साथ में खाने पीने का भी प्रोग्राम हो जाता है और साथ साथ में क्या हो जाता है, थोड़ा आय भी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर है संस्था निर्माण, स्व सहायता समूह के माध्यम से
10 से 20 लोग एक उत्पादक कार्यों में, गतिविधियों में शामिल होंगे, आसपास मिलेंगे और औद्योगिक वगैरह कार्यक्रम या कृषि संबंधित कोई कार्यक्रम यानी कि आय जनरेट करने का प्रयास करेंगे। और इस पद्धति में एक समूह और एक संस्था का निर्माण कर लिया जाएगा, एक नियमबद्ध तरीके से एक समिति का निर्माण कर लिया जाएगा और उसके माध्यम से आर्थिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये संस्था कैसा होगा? लीगल रूप होगा। जो वीसी वगैरह खेलते हैं अनलीगल रूप होता है, कभी वो पैसा लेकर भाग भी सकते हैं, मगर ऐसा यहां पर नहीं हो पाए। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था निर्माण का 10 से 20 लोगों का एक समूह का तैयार हो जाएगा। संघ का निर्माण, समूह के जो सदस्य होते हैं वो संघ का निर्माण करते हैं। समूह में संस्था तो होता ही है, लेकिन वो समूह का भी एक संघ बनता है। जैसे 10 से 20 लोगों का एक समूह बन जाएगा, कैसे? वो ग्राम स्तर पर समूह हो जाएंगे। फिर ये सारे समूह जो 10 से 20 लोगों का समूह, ऐसे कई समूह मिलकर ग्राम स्तर के समूह बना लेंगे। ग्राम स्तर के कई समूह मिलकर क्लस्टर आधारित यानी संकुल आधारित के समूह बना लेंगे। समूह आधारित कई प्रखंड यानी विकासखंड स्तर के समूह बना लेंगे और वैसे ही जिला स्तर के, यानी समूहों के से बनकर भी कई समूहों का निर्माण होगा और सब एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। यानी जिला वाले ब्लॉक को ब्लॉक वाले, संकुल को संकुल वाले संसाधन, ये संसाधन उपलब्ध कराते रहेंगे एक दूसरे को। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जो राष्ट्रीय जो धन है या बैंकिंग जो व्यवस्था है वो सबको उपलब्ध हो सके। ठीक, तो वित्तीय समावेशन कैसा होगा? बिल्कुल सरल होगा, यानी वित्तीय तक आसान पहुंच होगी लोगों की, यानी धन तक, बैंकिंग व्यवस्था तक, बैंक खातों तक, ऋण की प्राप्ति तक, ये सब आसान पहुंच होगी। वित्तीय प्रणाली, कर प्रणाली, भुगतान प्रणाली या ब्याज सब्सिडी, ये कैसे होंगे? बहुत ही सरल बनाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक इस लेवल तक पहुंच सके। यानी इस प्रणाली में, यानी किस प्रणाली में? स्वयं सहायता समूह के प्रणाली में, या फिर यूं कह ले कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रणाली में जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत ही सरल होगी। किस माध्यम से? मांग आपूर्ति के आधार पर होगा, मतलब जितनी मांग की जाएगी और आपूर्ति की जाएगी उस आधार पर इनको क्या किया जाएगा? चयन कर दिया जाएगा। ठीक, फिर पांचवा, इसका जो पांचवा है आजीविका को प्रोत्साहन। आजीविका को प्रोत्साहन मतलब हर क्षेत्र में, मैंने पहले ही बताया, पिछले वीडियो में बताया कि इनका जो होगा मांग आधार पर होगा, यानी जैसे वो लोग मांग करेंगे वो सरकार इनको उपलब्ध करा देगी वो व्यवस्था। यानी उपलब्धता के आधार पर पहले जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हुआ करता था उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जो उपलब्ध योजनाएं हमारे पास हैं या उपलब्ध जो कार्य हैं उन्हीं कार्यों को दिया जाएगा लोगों को। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। जो आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन है, वो है कि जो व्यक्ति मांग कर रहे हैं, कोई भी कृषि का काम मांग कर सकते हैं, वन संबंधी काम कर सकते हैं, कोई उत्पादक गतिविधियों के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो जो ये मांग करेंगे, आम जनता जो मांग करेगी उसको उपलब्ध कराएंगे। फिर वन उत्पाद निर्माण, विपणन, उद्यमशीलता, उद्योग वगैरह स्थापित करना चाहते हैं तो ये आजीविका को प्रोत्साहन करने का, यानी आप बताइए कौन सा कार्य करवाना है, वो हम सरकार इनको उपलब्ध करवाएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन, प्रशिक्षण वगैरह दिलाएगी। फिर तालमेल एवं सहभागिता योजना ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य के सभी एजेंसियों के मध्य, यानी ग्राम के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जितने भी एजेंसियां वर्तमान में काम कर रही हैं, चाहे वो वित्त विभाग हो, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, कृषि विभाग हो, उद्योग विभाग हो, सारे विभागों में अगर कोई तालमेल के साथ काम किया करता है तो एनआरएलएम के साथ काम करता है, क्योंकि एनआरएलएम की गतिविधियों में समस्त प्रकार के कार्य शामिल है। कोई भी कार्य हो सकता है, उद्योग का कोई कार्य हो सकता है, कृषि का कोई कार्य हो सकता है, वन आधारित कार्य हो सकता है, पशुपालन से आधारित कोई कार्य हो सकता है, दुग्ध पालन से, मछली पालन से, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सारे विभागों को और सारे जो इनकी एजेंसियां हैं, क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, छठवां हो गया। सातवां, गरीबों के संस्थापन को प्रोत्साहन। अब गरीबों के संस्थापन का प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? हमारे जो गरीब हैं उनकी सबसे अच्छा गुण ये होता है, उनके अंदर एक भावना होती है, वो गरीबी से निकलना चाहते हैं, और गरीबी से निकलना चाहते हैं उनके अंदर संस्थापन को प्रोत्साहित करना है, मतलब एक संगठन निर्माण करना है, नियम कानून के अंतर्गत वो राष्ट्र के मुख्य धारा में या उत्पादक के मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उस संस्थापन को क्या कर देता है? प्रोत्साहित कर देता है, उनको मौका देता है, और मौका देकर जो है आजीविका प्रदान कर उनको गरीबी दूर करने में क्या करता है? उनकी सहायता करता है। फिर प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण एवं कौशल विकास। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो हमेशा अगर वो स्किल्ड नहीं है, मतलब उसको प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है, तो वो अभिशाप बन जाती है। लेकिन अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रशिक्षण दिला दिया जाए, स्किल्ड हो जाए वो जनसंख्या, तो वही जनसंख्या क्या मान ली जाती है? वरदान मान ली जाती है।
तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण क्षमता का अगर निर्माण कर दिया जाएगा यानी व्यक्ति के, तो मानो जो अभिशाप के रूप में था वो वरदान के रूप में हो जाएगा, वो संसाधन के रूप में माना जाएगा, यानी मानव संसाधन का विकास हो जाएगा, अधिक से अधिक उत्पादन करने के योग्य बन जाएगी वो। तो ऐसी स्थिति में आजीविका मिशन के हर एक कार्यक्रम में, हर एक प्रोग्राम में, जहां पर भी चाहे समूह का चयन के बारे में हो जाए, चाहे कोई उद्योग स्थापित हो, अचार पापड़ या किसी का कोई भी काम करना हो, किसी प्रकार का उत्पादक कार्य करना है, तो उनको प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक, यानी कौशल विकास उनका होगा ही होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। फिर गरीबों की भागीदारी एवं पहचान, इसमें जो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसमें गरीब वर्ग ज्यादा भाग लेता है और उनकी पहचान, तो पहचान कैसे होगी? इसका आधार होगा बीपीएल, जो बीपीएल सूची के माध्यम से, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके माध्यम से ग्राम सभा यानी पंचायतों को भी इनको क्या दिया गया, मौका दिया गया है, पंचायतों के माध्यम से इनको क्या व्यवस्था देकर इनको व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इनका अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से होता है। फिर सामुदायिक फंड कई प्रकार के फंड होंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, समूह में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, परिक्रामी निधि, सामुदायिक निधि और आपदा कोष, ये अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं, जिसमें किसी में 15,000 रुपए मिलते हैं, किसी में 1 लाख रुपए, समय समय पर इनके फंड उपलब्ध होते हैं। ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था, पात्र समूह को 7% वार्षिक, समूह अगर 70% से अधिक बीपीएल हो तो अधिकतम 1 लाख तक। यानी ब्याज सब्सिडी का मतलब है अगर आप उत्पादक कार्यों के लिए कोई ऋण ले रहे हो तो वो ऋण कैसे मिलेगा, उनकी व्यवस्था भी छूट मिलेगा। कितना छूट मिलेगा? वार्षिक 7% के हिसाब से आपको छूट मिल सकता है। दूसरा, यदि समूह में 70% से अधिक जैसे बीपीएल वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग नहीं, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 1 लाख रुपए जो आप कोई समूह लोन लेता है, 1 लाख रुपए तक का क्या मिल सकता है, उसको छूट मिल सकता है। फिर ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान मतलब लावलीहुड कॉलेज की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में हर ब्लॉक में एक लावलीहुड कॉलेज जो है खोलने की व्यवस्था बना रही है कि हर ब्लॉक में एक लावलीहुड कॉलेज होगा हमारा। और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कहां से की गई है? पहला लावलीहुड कॉलेज जो है वो दंतेवाड़ा के जावंगा से क्या किया गया था, शुरू किया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये 12 विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है। उनमें पहला विशेषता क्या है? सामाजिक एकजुटता। दूसरी विशेषता है संस्था निर्माण। तीसरी विशेषता है संघ का निर्माण। चौथी विशेषता है वित्तीय समावेशन यानी पहुंच। आजीविका प्रोत्साहन, फिर तालमेल एवं सहभागिता, गरीबों के संस्थापन को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण एवं कौशल विकास, फिर गरीबों की भागीदारी और पहचान, फिर सामुदायिक फंड, ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था और ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये 12 विशेषताएं किसके हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम की विशेषताएं। इन विशेषताओं से पिछले बार भी सवाल पूछे गए थे, इस बार भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसको आप ध्यान रखिएगा, कूट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका विशेषता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली बार पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। ठीक, उनके घटक के बारे में देखेंगे, और भी प्रोग्राम है, ये तीसरा पार्ट भी आएगा। तो आप लगातार नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।